Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So today we are going to study class 10th biology chapter 1 that is life processes. So life processes chapter हम शुरू करने जा रहे हैं आज क्लास 10th का NCERT. तो सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है. ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चैप्टर का क्या क्या पढ़ना है. तो लाइफ प्रोसेसेस, इस वर्ड से ही आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने नोट भी किया है. लाइफ प्रोसेसेस, The process by which any organism survive on earth is called life processes. किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर अर्थ पे सरवाइव करना है तो उसके बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेसेस है जो होते रहने चाहिए. अगर वो प्रोसेस हो रहा है मतलब वो सरवाइव कर रहा है, वो जिंदा है, वो लिविंग है. और नहीं हो रहा है मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है, वे कौन कौन से प्रोसेसेस है जिसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं तो समझ लेते हैं. तो मेनली 4-5 प्रोसेसेस है जो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आते हैं. पहला न्यूट्रिशन, जिसके अंदर डाइजेशन आता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और सर्कुलेशन. ठीक है, रिप्रोडक्शन को हम लोग काउंट करते भी है नहीं भी है लाइफ प्रोसेस में, लेकिन सबसे मेन कौन कौन से, न्यूट्रिशन, दैट इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन एंड सर्कुलेशन. ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है जिन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. न्यूट्रिशन जिसके अंदर डाइजेशन आता है, फिर है एक्सक्रिएशन, फिर है रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन. सबसे पहले हम न्यूट्रिशन में हमें पता है, जो भी न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म obtain and utilize nutrients for growth, maintenance, development, repair of cell tissues and as well as for energy production. ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, जो पोषक तत्व हम खाते हैं उसका यूज करते हैं किस चीज में, तो ग्रोथ का, बॉडी का ग्रोथ होता है, उससे डेवलपमेंट होता है, जो भी रिपेयर होता है सेल्स का, टिश्यूज का जो डैमेज हो जाते हैं, और एनर्जी के प्रोडक्शन में यूज होता है. तो यही न्यूट्रिशन कहलाता है. अब फिर हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे, जो भी चीज खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है. ठीक है, एक्सक्रेशन मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी में बन रहा है, जनरेट हो रहा है, वो बॉडी से बाहर कैसे निकलता है. रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि सिर्फ सांस लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन नहीं होता है. रेस्पिरेशन का मतलब जो भी चीज हम खा रहे हैं उससे एनर्जी निकालना, एटीपी बनना, इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं. वो हम समझेंगे डिटेल में इस क्लास में. उसके बाद होता है सर्कुलेशन, मतलब जो भी आप चीज खा रहे हो वो आपके लास्टली ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाया जाता है. ब्लड का काम होता है, वो हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, और उसमें हार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, तो ये सारे चीज पढ़ना है इस चैप्टर में. सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन से. तो समझते हैं हम लोग न्यूट्रिशन को. न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन मैंने बताया कि द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ सेल्स, टिश्यूज एज वेल एज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. मतलब पोषण का मतलब हो गया कि पोषक तत्वों का हम यूज करते हैं अलग अलग क्रिया के लिए. बॉडी के ग्रोथ में यूज होता है, डेवलपमेंट में यूज होता है, सेल्स और टिश्यूज के रिपेयर में यूज होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होता है. तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सबसे पहले समझते हैं ऑटोट्रॉपिक क्या होता है. तो ऑटो, एज इसका नाम से ही पता चल रहा है, इट्स एज इट्स नेम रेफर्स, ऑटो मीन्स खुद से. ठीक है, ये अपना जो खाना बनाते हैं वो खुद से बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, ये सारे आते हैं इसमें. और हेटेरोट्रॉप्स मीन्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप पे डिपेंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनिमल, फंगी, हम सब, ये हम क्या है, हम ऑटोट्रॉप नहीं है, हेटेरोट्रॉप है. हम अपने खाने के लिए प्लांट्स और दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, ये सारे एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉप, ये अपना खाना भोजन खुद बनाते हैं. और हेटेरोट्रॉप का एग्जाम्पल है एनिमल्स. एनिमल्स में आपको पता है बायो में हम भी एनिमल्स के ही अंदर आते हैं. और फंगी, ये जो है वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं. आई होप ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप आपको क्लियर हो गया हो. ओके, तो अब हम समझते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कि आखिर होता क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो हमें पता है ऑटोट्रॉपिक, अभी हम लोग इसके बारे में जाने कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं. तो ऑटोट्रॉपिक में एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे, एल्गी हो जाएंगे. तो ग्रीन प्लांट्स, तो बताओ आप लोग, आपको पता होगा कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं. हाउ ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड. सो हमने जूनियर क्लासेस से पढ़ा है इसके बारे में, फोटोसिंथेसिस, है ना, याद आया आपको. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण, इस प्रक्रिया के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वे अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं. तो अब हम लोग समझते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है. फोटोसिंथेसिस को हम लोग पहले थ्योरी समझ लेते हैं. जैसा कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं
वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल, जो कि उनके लीफ में, उनके पत्तियों पे क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है हरे रंग का वर्णक, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या होता है कि सनलाइट जो है वो जाता है और फिर सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। और किस चीज का हेल्प लेते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करने में? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और वाटर कहाँ से लेते हैं? पानी तो जड़ से लेते हैं, मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी से लेते हैं, जड़ के थ्रू उनके बॉडी में जाता है। और जो पानी का मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, दैट इज लोअर टू अपर डायरेक्शन में पानी प्लांट्स के बॉडी में मूव करता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? सनलाइट, क्लोरोफिल, और क्या क्या चीज प्रेजेंस होनी चाहिए? तो CO2 होनी चाहिए और वाटर होना चाहिए। ठीक है, इसको हम एक इक्वेशन से समझेंगे और डायग्राम से भी अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो देखो, मान लो यहाँ पे सनलाइट है। ठीक है, ये क्या है? सनलाइट है। ये हो गया हमारा सनलाइट है। यहाँ से सन रेज जा रहा है, ठीक है, नीचे। यहाँ पे हमारा एक प्लांट, ठीक है, ये हमारा रहा एक प्लांट, इसकी जड़ें हैं, ये रूट्स हैं, और यहाँ पे लीव्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लीव्स है। तो ये हमारा एक प्लांट हुआ और ये सनलाइट है। नीचे क्या रहेगा? नीचे हमारा वाटर लेवल है, यानी सॉइल है, और साइड यहाँ पे मिट्टी है, और मिट्टी के नीचे क्या बना हुआ है? वाटर भरा हुआ है। यहाँ पे हो गया हमारा H2O। ओके, तो हम समझते हैं डायग्राम से कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये सनलाइट है। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट है। सनलाइट कहाँ पे पड़ रहा है? तो यहाँ पे प्लांट्स पे आ रहा है। ठीक है, प्लांट्स पे सनलाइट पड़ रहा है। ये मेरा एक प्लांट है जिसमें हरे हरे पत्ते हैं। ठीक है, इन पत्तों पे क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल ही क्या करता है? वहीं पे जो लाइट एनर्जी है वो जाता है और क्लोरोफिल उसे एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर से क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी के अंदर क्या होता है? पानी होता है। तो मिट्टी से वाटर यानी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है रूट्स के थ्रू प्लांट। और जब ये पूरा सब कुछ मिलता है तो मिलने के बाद क्या बनाता है? ये तो रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट का मतलब जो चीज यूज कर रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, जो चीज नया बनता है रिएक्शन होने के बाद उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ग्लूकोज का ये लोग यूज करते हैं अपने खाना के रूप में, एनर्जी के रूप में, और फिर जितना एनर्जी का यूज करना होता है एनर्जी का यूज कर लेते हैं ग्लूकोज का, और जो बच जाता है उसे स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और जो बाई प्रोडक्ट के रूप में जो ऑक्सीजन बन जाता है इनमें, वो उसे बाहर निकाल देते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल होता है, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का। सनलाइट आया, कहाँ पे आया? क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इन्वॉल्व होता है, हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है, और ये पूरा प्रोसेस ये क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। और फिर इसमें बनता क्या है? तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, ये होता है। अब इस इक्वेशन को ही मैं लिख देती हूँ पूरा यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो समझते हैं केमिकल रिएक्शन जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं प्लांट्स, वाटर वो अपने रूट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिट्टी से, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल, उनके पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, वहां पे क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एज अ रिजल्ट क्या बनता है? प्लांट्स में खाना बन जाता है। खाना किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ये जो फॉर्मूला है ग्लूकोज का है, C6H12O6। ओके, और ये जो ऑक्सीजन बना ये उनके लिए यूजफुल नहीं होता है प्लांट्स के लिए, उनके लिए बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट मतलब वेस्ट होता है, लेकिन ये हमारे लिए यूजफुल होता है। और ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? कांट सर्वाइव। तो ये हमारे लिए यूजफुल हो जाता है, ये बाई प्रोडक्ट है प्लांट्स का। तो ये है हमारा केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का, और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्रैक्टिस कर ले। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिक्स मतलब नंबर क्या है, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि आपको केमिस्ट्री में पढ़ना भी है 10th क्लास में, आपको बताया जाएगा केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। अगर आपको जानना है कि कैसे बैलेंस होता है आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। ओके, तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस।
एक क्वेश्चन, क्लोरोफिल जो होता है लीव्स में पाया जाता है क्लोरोफिल, उसमें एक मेटल पाया जाता है, क्या बता सकते हो उसका नाम क्या है? ठीक है, मैग्नीशियम मेटल होता है, कौन सा? Mg, दैट इज मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है क्लोरोफिल में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना H2O, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, ठीक है। स्प्लिट होना मतलब टूट जाता है, मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ओके। एज अ रिजल्ट क्या बनाता है? ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज बनता है ये तुरंत वो यूज नहीं कर लेते हैं, ठीक है, एनर्जी के रूप में वो तुरंत यूज नहीं करते हैं, जितना उनको यूज करना होता है एक दिन में यूज करते हैं, बाकी को वो स्टोर करके रखते हैं, किस फॉर्म में? तो स्टार्च के फॉर्म में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जो प्लांट्स है अपने खाने को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, और इसका जब भी जरूरत पड़ता है तो यूज कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था उसमें जान लिया हमने। अब हम मूव करते हैं हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया और इसके नाम से ही पता चल रहा है, हेटेरो मतलब क्या होता है कि जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, या तो डायरेक्टली डिपेंड हो या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड हो, पर वो खुद से नहीं बनाए, किसी और पे डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स हो गए हैं, फंगी हो गए हैं, ठीक है, हम भी जो है सो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए। तो हम किस में आ जाएंगे? एनिमल्स किस में आ जाएंगे? फंगी किस में आ जाएंगे? हेटेरोट्रॉप में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एनिमल्स एंड फंगी, ओके। अब देखते हैं कि हेटेरोटॉप कितने प्रकार का होता है। जो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार का। एक होता है होलोजोइक, दूसरा होता है पैरासिटिक और तीसरा होता है सेप्रोफाइटिक, ओके। तो होलोजोइक में क्या होता है? तो होलोजोइक में क्या होता है ना कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो अपने बॉडी के अंदर खाने को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में खाना को लेते हैं और उस खाने का ब्रेकडाउन के बॉडी के अंदर होता है, वो खाना का टूटना पचना वो बॉडी के अंदर होता है, लेकिन लेते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो ये होते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हो गया इसका, हम सब एनिमल सारे इसी के अंदर आते हैं, मतलब अपने खाने को हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, उसका ब्रेकडाउन हमारे बॉडी के अंदर होता है, टूटना उसका कहाँ होता है? हमारे शरीर के अंदर होता है। तो अमीबा और एनिमल्स होलोजोइक के एग्जाम्पल है। सेकेंड है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं? ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर या फिर बाहर रहते हैं एज अ होस्ट, और न्यूट्रिशन भी उन्हीं से लेते हैं, जिसके ऊपर रहते हैं उसी का बॉडी का न्यूट्रिशन ही यूज करते हैं। तो ये हो गया पैरासिटिक। पैरासिटिक का एग्जाम्पल हो गया कैस्कटा, ठीक है, प्लांट्स में कैस्कटा एग्जाम्पल है, लीच, ठीक है, जुए, आपको पता ही होगा जो हमारे बाल में पाए जाते हैं, तो वो भी रहते भी है और हम ही से न्यूट्रिशन भी लेते हैं, हमारा ही खून चूसते हैं। तो ये हो गया पैरासिटिक में। और तीसरा है सेप्रोफिटिक या फिर सेप्रोफाइटिक, ठीक है। सेप्रोफाइटिक में क्या हो जाता है कि ये फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब ये सड़े गले चीजों को खाते हैं, जो चीज मर जाता है उसको खाते हैं और सर्वाइव करते हैं। मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल जो है सेप्रोफाइटिक हो क्या है? फंगस यानी फंगी, ठीक है। मशरूम में क्या है? फंगस है, पता है ना आपको? किसे किसे पसंद है मशरूम? मुझे तो बहुत पसंद है। सो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है तीनों को, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक को। होलोजोइक में एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, सॉलिड फॉर्म में खाना लेते हैं और उसका ब्रेक डाउन बॉडी के अंदर होता है। एग्जाम्पल है अमीबा और एनिमल्स, हम भी यही करते हैं। दूसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक लिव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, या तो उसके बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं, जैसे कि जुए हो गए और लीच हो गया, फिर कैस्कटा जो कि प्लांट्स पैरासाइट का एग्जाम्पल है। तीसरा हो गया सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? ये फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर में, और इसका एग्जाम्पल क्या है? फंगस यानी फंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि स्टोमेटा। तो अब हम जानते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ विच आर टेनी पोर्स, ठीक है। ये टेनी पोर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि लीफ के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। मान लो कि ये लीफ है प्लांट का, ठीक है, ये मान लो कि प्लांट का लीफ है, ऐसा लीफ होता है प्लांट का, तो यहाँ पे छोटे छोटे ना ऐसे छेद होते हैं, ठीक है। ये जो पोर्स मैंने बनाया है डॉट डॉट, ये क्या है? पोर्स है, छिद्र होते हैं छोटे छोटे। तो वही क्या होता है? स्टोमेटा होता है। इसका काम क्या होता है? पहला काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि CO2 का अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। जैसे हमारे बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस चीज के थ्रू होता है? हमारे नाकों से। जो हमारा नाक है वो गैसों का एक्सचेंज करता है, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं उनके लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाता है। इसमें छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र पाए जाते हैं,
उसी से वहां पे ऑक्सीजन जो है उससे बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाता है। ठीक है, एक और काम होता है इसका ट्रांसपिरेशन का, यानी कि जब एक्सेस वाटर हो जाता है प्लांट्स में या फिर गर्मियों के दिनों में पानी जो है सो लीफ के सरफेस से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, तो ये भी कहाँ से होता है, स्टोमेटा से ही होता है। ठीक है, स्टोमेटा के बारे में थोड़ा उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम जानेंगे कैसा होता है, उसका क्या काम होता है। तो समझ लेते हैं डायग्राम से। तो ये दोनों के दोनों क्या है, स्टोमेटा है। ठीक है, ये जो है ये हमारा ओपन स्टोमेटा है। कैसा है, ये खुला हुआ दिख रहा है, ओपन है। और ये कैसा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। ठीक है, ये क्लोज है कि ओपन है। अब ये क्लोज ये ओपन क्यों है, जब भी स्टोमेटा में पानी भरा हुआ रहता है तो वो खुल जाता है, मतलब ठीक है ओपन होता है। लेकिन जैसे उससे पानी वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, एटमोस्फेयर में चला जाता है, तो वो क्लोज हो जाता है, ऐसे चिपक जाता है, यानी क्लोज हो जाता है। तो वहीं पे यहाँ पे डायग्राम यही दिखा रहा है कि इसमें पानी भरा हुआ इसलिए ओपन है, और इसमें पानी नहीं है इसलिए कैसा है, क्लोज है। ठीक है, इसमें पानी है तो ये ओपन है, और इसमें पानी नहीं है तो ये कैसा है, बंद है, यानी क्लोज है। H2O का बाहर निकलना प्लांट से इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होने के कारण क्या होता है, पानी बाहर निकल रहा है प्लांट से, तो प्लांट को पानी चाहिए भी तो, नहीं तो ऐसा होगा प्लांट पूरा का पूरा सूख जाएगा। तो पानी नीचे से यानी कि जड़ से, मिट्टी से अपने जड़ के थ्रू प्लांट क्या होता है कि पानी को ऊपर खींचते रहता है। ठीक है, तो इससे वाटर का बैलेंस भी बना रहता है और काम भी हो जाता है प्लांट का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। देखो हमारा फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का, वो समझते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो गैसेस है उनका एक्सचेंज यानी कि अंदर और बाहर होने का काम जो है इसी से होता है, स्टोमेटा से। पानी का बाहर निकलना प्लांट की पत्ती से, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन होता है तो क्या होता है कि अब फ्लो ऑफ वाटर हो पाता है, यानी कि अगर ऐसा हो कि सारा का सारा पानी सिर्फ निकले प्लांट से, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में पत्तियों से सारा पानी निकल जाए, तो प्लांट्स में क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उसे पूरा करने के लिए क्या होता है, अप फ्लो, यानी कि प्लांट की जड़ से, ठीक है, जड़े क्या करती है, जड़े तो नीचे होती है, मिट्टी में होती है, तो मिट्टी से जो पानी है वो जड़ के थ्रू ऊपर की तरफ फ्लो होते रहता है किसमें, प्लांट्स में। ठीक है, तो पानी आ भी रहा है और निकल भी रहा है, तो बैलेंस बना रहता है। तीसरा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। स्टोमेटा जो होता है ना, वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऐसे खुलता है और फिर बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो जब इसमें पानी भरा हुआ रहता है तो ये खुल जाता है, और जब पानी निकल जाता है तो ये क्लोज हो जाता है। जब पानी भरता है तो खुल जाता है, पानी निकलता है तो ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही दिख रहा है, ये दोनों है गार्ड सेल्स। ठीक है, ये सेल है तो बीच में न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म सब कुछ होते हैं, तो ये न्यूक्लियस है। और ये गार्ड सेल्स जब पानी भरा हुआ रहेगा तो ये ओपन हो जाएगा, और पानी जब निकल जाएगा तो ये क्लोज हो जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो बस यही समझना था हमें स्टोमेटा के बारे में, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो न्यूट्रिशन पढ़ रहा है, इसमें हम लास्ट देख लेते हैं अमीबा के बारे में, कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि न्यूट्रिशन का लास्ट टॉपिक है। ये आपके एनसीईआरटी में भी है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये जो अमीबा है ये अपना बॉडी का शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारा अमीबा है, अमीबा का ये न्यूक्लियस है बीच में। ठीक है, तो ये जैसे ही फूड वैक्यूल देखता है, ठीक है, अमीबा को जैसे ही फूड वैक्यूल दिखता है यानी खाना दिखता है, तो उसे लालच आता है। लालच आता है तो क्या करता है, अपने बॉडी के शेप को चेंज करता है और पैर के जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे हम फॉल्स फीट और स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना पैर के जैसे, ये खाना दिख रहा है इसे फूड पार्टिकल, और फूड पार्टिकल को देखते ही, यहाँ पे फूड पार्टिकल है, जैसे फूड पार्टिकल को देखा तो ये फिर अपना स्ट्रक्चर चेंज किया और फॉल्स फीट दैट इज स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर क्या करता है, आगे बढ़ता है और इसे कैप्चर कर लेता है, यानी उसे घेर लेता है, कवर कर लेता है अपने फूड वैक्यूल में खाना, और इसके अंदर आ गया, इसके बॉडी के अंदर। यहाँ पे देखिए आप, ये जो फूड वैक्यूल है, ये जो जगह है, इसे क्या करते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं, जिसके अंदर खाना आ गया। अब खाना आ गया तो फिर उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, उससे जो न्यूट्रिएंट लेना है वो ले लेता है, एनर्जी ले लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल बनता है आफ्टर डाइजेशन उसे बॉडी से बाहर कर देता है। वो जो वेस्ट मटेरियल है उसके सरफेस पे आ जाते हैं, और सरफेस से यहाँ पे ये देखिए, ये आपको वेस्ट मटेरियल दिख रहा है जो कि उसके बॉडी के सरफेस से फिर बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था न्यूट्रिशन इन अमीबा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट